हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज मैं आपको एक बहुत बड़े मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। सारे जो भी टर्म्स हैं, कंडीशन है, जो भी लॉ हैं या इसके पहले जो भी वर्डिक्ट आए हैं अलग अलग हाई कोर्ट के, तो वो सारी बातों को आज डिस्कशन करते हुए पूरा एक टॉपिक मैंने तैयार किया है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये, और फिर बाद में अपना ओपिनियन भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या सोचना है। स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उन पे बेस्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे पर्सनली मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भारत में लीगल है या इलीगल है, इसको लेके भी कुछ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन हो कि वेश्यावृत्ति जो है या सेक्स वर्क जो है वो भारत में लीगल है या इलीगल है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी महिला या पुरुष, कोई भी मेल या फीमेल जो 18 साल है के ऊपर का है, वो अपनी कंसेंट से अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो सेक्स वर्क जो है वो लीगल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैश्यालय चलाता है, ब्रोथल्स जो होते हैं, वो अनलॉफुल है। तो आपको समझना चाहिए कि इलीगल कौन सी चीज़ है और लीगल कौन सी चीज़ है। तो इंडिविजुअल पर्सन जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है अपनी कंसेंट से, वो इलीगल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि दलाल है, जो वैश्यालय चलाता है या ब्रोथल चलाता है, वो चीज़ इलीगल है। हम इन सारी चीज़ों को वीडियो के दौरान भी सीखेंगे, तो ये माइंड में क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आया है और उसने कहा है कि सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सभी कुछ एक प्रोफेशन होते हैं। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, वैसे ही जो सेक्स वर्कर होते हैं वो भी एक प्रोफेशन है। इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। और अपना वर्डिक्ट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हमने वर्डिक्ट आपको दे दिया कि जो सेक्स वर्क है वो एक प्रोफेशन है ना। इन लोगों को भी डिग्निटी से रहने का, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है और इनके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, अब इस सारी कहानी को आपको कैसे फ्रेम में लाना है, आपको कैसे कानून बनाना है, ये जिम्मेदारी हम सरकार को, मतलब पार्लियामेंट को देते हैं। और इस तरीके से 6 हफ्ते दिए हैं, 6 वीक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पार्लियामेंट को कि आप जो हमने जो वर्डिक्ट दिया है, आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे वो आपके ऊपर है। क्या आधार कार्ड बनना चाहिए, क्या आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, या जो भी आपका पूरा इंप्लीमेंटेशन करने का प्लान है वो बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कानून जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट या जुडिशरी होती है वो अपना वर्डिक्ट देती है और उसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के पास, कार्यपालिका के पास चला गया है। अब कार्यपालिका इसे एग्जीक्यूट करेगी। जहां तक आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कानून बनाना, या फिर सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि अगर लेजिस्लेटर ने, अगर हमारी विधायिका ने कोई कानून बनाया है और वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसका प्रोटेक्शन करने का काम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडिशनल पावर है जो कि आर्टिकल 142 में आपको देखने को मिलेगी कि कानून बनाने के अलावा, संविधान का संरक्षण के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक जस्टिस देने का अधिकार भी होता है यूजिंग आर्टिकल 142। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कहीं भी कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है तो वो एक डिक्री या एक ऑर्डर या लॉ को पास कर सकता है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिएगा, जैसा कि आज है 2 जून, जब हमारा ये टॉपिक डिस्कशन चल रहा है और आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 1975 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल सेक्स वर्कर राइट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अगर आपने करंट सेशन देखा होगा मॉर्निंग 7 का तो बिल्कुल आपको पता होगा, क्योंकि वहां पे मैंने डिस्कशन किया है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा वो दिन है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप एक अच्छा आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो जीएस पेपर 2 से आप इसे रिलेट करेंगे, सोशल जस्टिस। ठीक है, चलिए। अब आप लोग ने कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, ऑब्वियसली आप लोग ने देखी होगी, गंगूबाई। देखिए मूवी,
ठीक है। तो उसमें भी जो गंगूबाई थी वो लास्ट में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास जाती हैं और सेक्स वर्कर के राइट्स के बारे में बात करती हैं और उसे लीगल करने की बात करती हैं। वो तो रियल लाइफ थी। आइए अब हम रियल लाइफ में देखते हैं कि क्या पिक्चर चल रही है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले न्यूज़ में क्या है। तो न्यूज़ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट पास किया गया और कहा गया है कि सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, ये भी एक व्यवसाय है। ठीक है, और हर एक व्यक्ति को यहाँ पे डिग्निटी से रहने का मतलब सम्मान से रहने का अधिकार है और इक्वल प्रोटेक्शन है अंडर लॉ। जैसे हम आम नागरिक हैं वैसे ही सेक्स वर्कर है, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास जो लॉ है वो उनके पास भी है। तो सेम यहाँ पे लॉ की बात, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति या पर्सन है जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है तो आप उसको ऐसा नहीं कि क्रिमिनल समझ लो, एक्यूज करो और उसको पकड़ के आप थाने लेकर आ जाओ, पुलिस स्टेशन लेके आ जाओ। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर कोई सेक्स वर्कर है वो अपने कंसेंट के साथ, 18 साल के ऊपर है, अपने कंसेंट के साथ अगर इन सारे मैटर में इन्वॉल्व है तो आप कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कही है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट पुलिस शुड नीदर interfere nor take criminal action against adult and consenting सेक्स वर्कर। ये बात भी यहाँ पे मेंशन की है। और ये जो सारा वर्डिक्ट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए दिया है, क्योंकि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि वो ऐसी कोई डिक्री या लॉ को पास कर सकता है जो नेसेसरी है कंप्लीट जस्टिस के लिए। इसी 142 का यूज अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और कुछ समय पहले जब मैंने राजीव गांधी जी के केस के बारे में डिस्कशन किया था तब भी मैंने कहा था कि आर्टिकल 142 का यूज किया है। अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी इनफॉर्मल वर्कर अनाउंस किया गया था सेक्स वर्कर को। बात समझ में आई है? आइए अब कौन कौन सी खास बातें इस जजमेंट में कही गई हैं। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पहला है क्रिमिनल लॉ। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि सेक्स वर्कर को भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ दिया जाएगा। ठीक है, उनको भी सारे लॉ यहाँ पर हैं, सारा अधिकार है कानून के अंतर्गत। तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी सेक्स वर्कर है जो एडल्ट है वो पार्टिसिपेट करता है सेक्स वर्क में एज अपना कंसेंट के साथ, तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, पुलिस उसको पकड़ के नहीं लाएगी। अगर कभी किसी ब्रोथल में या वेश्यालय में रेड पड़ती है तो रेड में बहुत सारी वहाँ पे सेक्स वर्कर होंगी, फीमेल्स होंगी ऑब्वियसली, लेकिन उनमें से आप किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे, उनमें से आप किसी को भी नहीं पकड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर जो गलती है वो किसकी है? ब्रोथल चलाने वाले की, वैश्यालय चलाने वाले की। अगर आपको कोई भी लीगल एक्शन लेना है, पनिश करना है, अरेस्ट करना है, तो आप उस ब्रोथल के जो दलाल का, जो मतलब उस वैश्यालय का जो हेड है, जो उसे चला रहा है, आप उसे अरेस्ट करोगे, ना कि किसी सेक्स वर्कर को आप पनिश करोगे। ये बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि ब्रोथल चलाना जो है वो अनलॉफुल है, जबकि सेक्स वर्क जो होते हैं वो अगर अपनी कंसेंट से काम कर रहे हैं तो वो एक लीगल राइट है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 है वो डिग्निटी, सम्मान के साथ और अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आपको करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 है कि सभी को अपने तरीके से जॉब करने का अधिकार, जीने का अधिकार है। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने सेक्स वर्किंग को अपना प्रोफेशन चुना है तो वो उसका अधिकार है यूजिंग आर्टिकल 21। तो आप उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो उसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पे कही है राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर। अब देखिएगा, जो ब्रोथल्स होते हैं या कोई सेक्स वर्कर में इन्वॉल्व फीमेल है तो कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चे जन्म हो जाते हैं। ठीक है, अब पुलिस की रेड पड़ती है किसी ब्रोथल में तो वहाँ पे सेक्स वर्कर के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो डायरेक्टली ये एज्यूम ना कर लिया जाए कि उन बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है ना। ऐसा डायरेक्टली पुलिस एज्यूम नहीं करेगी। अगर कोई सेक्स वर्कर कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है तो ये बात पुलिस मानेगी। अगर पुलिस को यकीन नहीं है तो वो उनका कुछ भी डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट वगैरह कराएगी और माँ को बच्चे से अलग नहीं करेगी। तो यहाँ पे राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्स वर्कर की बात की गई है। अ चाइल्ड ऑफ सेक्स वर्कर शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर। ठीक है, पहली बात ये मेंशन की गई है, इफ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन अ ब्रोथल और विद सेक्स वर्कर इट शुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट द चाइल्ड वॉज ट्रैफिकिंग, है ना। ये बात पुलिस के ऊपर लागू होती है कि वो ये नहीं समझेगा कि चाइल्ड की ट्रैफिकिंग हुई है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। अब बात करते हैं मेडिकल केयर के बारे में। मान लेते हैं जैसे कि आप लोगों ने गंगूबाई के केस में भी देखा था कि उनके साथ फिजिकली असॉल्ट होता है,
और जब ऐसा कोई भी सेक्स वर्कर के साथ फिजिकली असॉल्ट होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और अगर वो कंप्लेंट फाइल करती है तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है आपको भी पता, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है और बोला जाता है कि आपको तो प्रोफेशन है सेक्स वर्कर, उसमें असॉल्ट होता है, तो उनकी कंप्लेंट को इनफैक्ट रजिस्टर भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि कंसेंट मतलब कंसेंट होता है, नो का मतलब नो होता है। आप लोगों ने एक पिंक मूवी भी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उसमें भी यही बात वहां पे मेंशन है, नो का मतलब नो होता है। अगर कोई सेक्स वर्कर भी अपना कंसेंट नहीं देती है सेक्स करने के लिए तो वो रेप की कैटेगरी में कंसिडर होगा, और अगर वो पर्सन आके पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी एफआईआर दर्ज करे और उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल और लीगल केयर दे। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। सेक्स वर्कर हु आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर। ये बात सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ मीडिया के बारे में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए या सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अगर कहीं रेड पड़ती है या आपको पता चलता है कि कोई रैकेट पकड़ाया उसमें सेक्स वर्कर इन्वॉल्व है तो आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए उनकी आइडेंटिटी को रिवील करने, उनकी पिक्चर को, उनके नाम को रिवील करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को डिग्निटी से रहने का अधिकार है, वो उनका प्रोफेशन है। अगर कोई पकड़ाया भी है तो आप उसका नाम रिवील नहीं करेंगे। ये बात मीडिया को कही गई है। अगर मीडिया ऐसा करता है तो यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 354C के अंतर्गत उन पे जो है वो एक ऑफेंस लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कहा है कि मीडिया किसी भी विक्टिम का, एक्यूज का कोई भी फोटो पब्लिश नहीं करेगा, उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे वर्डिक्ट आए हैं और ये पूरा फैसला है। उसके लिए 3 जजेस की कमेटी बनाई गई थी और उस 3 जजेस की कमेटी को जो लीड कर रहे थे वो जस्टिस एल नागेश्वर राव थे, और जस्टिस एल नागेश्वर राव जी के द्वारा यहाँ पे आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इस वर्डिक्ट को पास किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लगभग 3 मिलियन सेक्स वर्कर भारत में रहते हैं जिनकी एज 15 से 35 के बीच में है, उनको भी डिग्निटी से रहने का अधिकार है और उनके पास भी सारे लॉ हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है। तो 6 हफ्ते का समय है, पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट ने कहा कि मेडिकल लीगल केयर है वो तो हम देंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए अभी ज़रूरत है कानून बनाने की और उसकी तरफ देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या ज़रूरत है लीगलाइज करने की या क्या ज़रूरत है ऐसे कानून बनाने के लिए, तो उसके लिए छोटी सी मैं ब्रीफ आपको देना चाहती हूँ कि देखिएगा, जो ये सेक्स वर्कर होते हैं तो पहले तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होती है और ना ही इनको सोसाइटी में अच्छा स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं हाइजीन प्रॉपर ना होने के कारण, HIV एड्स वगैरह है, तो जब उनको ऐसी कोई डिसीज़ हो जाती है तो भी उनको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इनफैक्ट जो ये वैलिड सेक्स वर्कर ना होने के कारण तो इनका नाम राशन कार्ड में रजिस्टर नहीं होता, इनको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता, ना ही कोई सब्सिडाइज रेट दिए जाते हैं। अभी कोविड पैंडेमिक के समय सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो इनका ही प्रोफेशन हुआ है, ऐसा एक रिपोर्ट के जरिए पता चला था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इनको सोशल इकोनॉमिक सेक्शन जो है उसमें भी स्टेटस नहीं दिया जाता। इनके जो बच्चे होते हैं ब्रोथल में जो होते हैं उनको भी स्कूल में डायरेक्टली या इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पढ़ाई करने के लिए। साथ ही साथ अगर लीगलाइज कर दिया जाता है सेक्स वर्क को तो ये सारे चेंजेस हो सकता है ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उनको भी लीगल राइट यहाँ पे दिए जाएंगे। एक पक्ष तो लीगलाइज करने की बात करता है, दूसरा पक्ष कहता है कि अगर ब्रोथल वगैरह को, जैसे कि दूसरी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे वैश्यालयों के लिए लीगल लाइसेंस होते हैं, इनफैक्ट स्टेट और कंट्री जो होती है, गवर्नमेंट होती हैं, वो लीगलाइज तरीके से ब्रोथल चलाती हैं। अगर ऐसा कर दिया भारत में तो क्या होगा, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर ऐसा कर दिया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दलाल बढ़ जाएंगे और ज़बरदस्ती इस पेशे में लोगों को ढकेलना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होगा जैसे कोई बच्चा इस पेशे में इन्वॉल्व हो गया तो एक बार जब इस पेशे में घुस जाओगे तो वापस निकलना पॉसिबल नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये दूसरा पक्ष ये भी बोल रहा है कि जो एड्स जैसी बीमारियां हैं उनके फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पक्षों का अपना अपना दलील है जो मैंने आपके सामने रखा है। हालांकि जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है उसमें साफ साफ कहा है कि सेक्स वर्क इजंट इलीगल। तो सेक्स वर्किंग जो है वो अगर इंडिविजुअल पर्सन करता है और अपनी कंसेंट से करता है तो वो इलीगल नहीं है। इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का 2020 का जो वर्डिक्ट आया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि वॉलंटरी सेक्स वर्क वाजंट क्रिमिनल ऑफेंस आर पनिशेबल अंडर एनी लॉ। तो जो वॉलंटरी सेक्स होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और इसके लिए कोई भी पनिश नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ नियम कानून हैं। अब कोई व्यक्ति है
जिसकी हालत ख़राब है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और उसका हस्बैंड या उसके घर के जो मेंबर हैं उनको बोल रहे हैं कि आप सेक्स वर्किंग में इन्वॉल्व हो पैसा कमाने के लिए, तो वो इलीगल है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, या फिर किसी को आप पकड़ के ले आए हो और ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में डाल रहे हो, तो वो इलीगल है। इनफैक्ट आप अगर पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ पे जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस तरीके से, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस में नहीं आप यहाँ पे सेक्स वर्कर आप अपना प्रोफेशन नहीं लगा सकते, या फिर होटल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये सभी चीज़ें इलीगल है, अनलॉफुल है। तो इसके लिए भी कानून है। तो करेंटली एज पर द इंडियन पिनल कोड, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इन अ ब्रॉड सेंस इलीगल, बट सेवरल एक्टिविटी अंडर प्रोस्टिट्यूशन आर पनिशबल बाय लॉ। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पब्लिक प्लेसेस वगैरह में ये पनिशबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे कोर्ट जजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि काजल मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रोस्टिट्यूशन कोई ऑफेंस नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फिर जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में बना था और 2013 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई वीमेन अपने कंसेंट के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो लीगल है। ठीक है, अगली बात करते हैं बुद्धदेव करमासर वर्सेस स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 का केस है। तो उसमें भी राइट टू डिग्निटी की बात कही गई थी कि सेक्स वर्कर को भी अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो अलग अलग समय पे ये वर्डिक्ट आए हुए हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो मैंने आपको सुना ही दिया है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग कंट्री के क्या स्टेटस हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, जहाँ पर जो है प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में 1927 में ही प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया था। वहाँ पर स्टेट रन, मतलब स्टेट की परमिशन से ब्रॉथल चलते हैं, और जो यहाँ पे ब्रॉथल्स में सेक्स वर्कर रहती हैं उनको अपना मतलब समय सीमा के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा भी मिलता है, और वो टैक्स भी पे करते हैं, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को भी कवर किया जाता है। अगर नेदरलैंड में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन 2000 में लीगलाइज किया गया था। ठीक है, और नेदरलैंड की जो कैपिटल है वो तो इंटरनेशनल सेक्स टूरिज्म के लिए जानी जाती है। अगली अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, तो 1942 में यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया गया था और प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री ने समय समय पर लीगलाइजेशन का काम किया है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की। अब आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के आप यहाँ पे सोशल जस्टिस के पार्ट में इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस की बात करूँ, सीजेआई की बात करूँ, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, कब बना था सुप्रीम कोर्ट, तो हम बात कर लेते हैं 28 जनवरी को 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इनफोर्स में आया था। और उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिसको पहले फेडरल कोर्ट कहा जाता था, वो उसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहने लगे 28 जनवरी 1950 में। और पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, सीजेआई बने थे, वो कौन थे? एच.जे. कानिया थे। पहले एक सीजेआई और 7 सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक सीजेआई और 33 जजेस होते हैं। और अभी जो हमारी फुल स्ट्रेंथ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, और अभी हमारे जो 48 नंबर की सीजेआई है वो एन.वी. रमन्ना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है वनडे एग्जाम में आपकी मदद करें। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।